नमस्कार। पॉडकास्ट की सीरीज में हम लगातार बात कर रहे हैं ऋषिकेश के उन चुनिंदा लोगों से जो ऋषिकेश पे लगातार अपने प्रयासों से इम्पैक्ट डालते रहे हैं। आज के हमारे मेहमान एक बार फिर ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने ऋषिकेश के व्यापार को लेकर के एक झंडा उठा रखा है। हमारे साथ हैं नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सचिव प्रतीक कालिया जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार संजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है आज हम 2 साल बाद जी आमने सामने बैठे हैं और चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास इसको लेकर के। एक व्यापारी वर्ग जो है ऋषिकेश का, पिछले कुछ समय में काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चाहे वो कोविड का एक सिनेरियो रहा हो। एक टफ टाइम ऋषिकेश के व्यापार ने झेला है। आप लगातार उस चीज़ को देख पा रहे हैं, क्या स्टेटस है इस समय अगर व्यापार को लेकर के देखें, और क्या मुश्किलें सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं ऋषिकेश के व्यापारी? संजय भाई, जैसे कि आपने बात करी कि व्यापारी की समस्याएं और चुनौतियां, तो इसमें एक समस्या जो कि बहुत बड़ी चुनौती आज की डेट में हम लोगों के लिए बनी हुई है, एंड स्पेशली हमारा जो मिड कैप व्यापारी है, जो कि एक हमारा व्यापारी ऐसा है जो टिपिकल दुकानदार है, जिसको डेली की सेल करनी है, उस सेल के बिहाफ पे उसने अपनी रोज़ी निकालनी है। रिटेलर जो है, हाँ, आसान भाषा में रिटेलर जो है, तो उसके साथ सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो ई कॉमर्स से आ रही है। एंड इसमें 3 सेक्टर्स हमारे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। एक मोबाइल का जो लोग काम करते हैं और एक्सेसरीज़ का। सेकंड इज़ कपड़ा व्यापारी, हमारा जो रिटेल कपड़ा व्यापारी है उस पर बहुत ज़्यादा मार पड़ी है इन बड़े बड़े सुपरमार्ट से एंड कहीं ना कहीं ई कॉमर्स से। एंड तीसरा हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड निरंतर पड़ रहा है। मैं अपने व्यापारियों से जब मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारा एक इवैल्यूएशन है कि हर साल, पिछले 5 साल में लगभग हर साल 7 से 9% की गिरावट हम लोगों की सेल में आ रही है। और मैक्सिमम सेल जो हम इन तीनों व्यापारों में जो हम देखते हैं, वो मैक्सिमम सेल हमारी जो आती है वो आती है त्यौहार के सीज़न में, यानी कि आप शुरू कर लीजिए नवरात्रों से लेकर और लगभग 12 दिसंबर तक, जब तक साए चलते हैं, स्पेशली दिवाली तक बहुत अच्छी सेल आती है। उसमें लगातार निरंतर 7 से 9% की, पैन इंडिया या कोई पैन उत्तराखंड मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, बट ऋषिकेश में जितना हम बातचीत करते हैं 7 से 9% की गिरावट निरंतर आ रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। प्रतीक भाई, आप व्यापारी नेता भी हैं और मतलब यू आर टेक्नो सेवी। आप ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत आउटडेटेड जनरेशन के हैं या पिछली जनरेशन के हैं कि जिनमें हम ये कहें कि बहुत अभी टेक्नोलॉजी को लेकर के बड़ा अवेयर नहीं है वो जनरेशन। कहीं आपको ये नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम, भाई जो ई कॉमर्स बेच रहा है वो भी तो इसी मार्केट में बेच रहा है, इसी मार्केट से बेच रहा है ना, और उसमें भी जो बेचने वाले लोग हैं वो इसी मार्केट के कुछ प्लेयर्स हैं जो उसमें बेच रहे हैं। डोंट यू थिंक दैट कि क्रिएटिंग एन अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर आर ओन जो हमारे रिटेलर्स हैं, ताकि वो भी उन प्लेटफॉर्म पे जाकर के सेल कर सकें, क्योंकि मार्केट तो है ही ना, आफ्टर ऑल आप इंटरनेट को या वेब जो मार्केट है नकार नहीं सकते। वही तभी हमने बोला चुनौती है। मैंने कहा समस्या तो है, लेकिन वो समस्या हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें डुअल अवेयरनेस की आवश्यकता है। एक अवेयरनेस हमारे व्यापारी को कि वो भी उन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाके एक सेलर के रूप में अपने आप को चिन्हित करवाए और वहाँ पे काम करे। एट द सेम टाइम हमारे जो स्थानीय निवासी हैं ऋषिकेश के, उनको भी ये बताना है कि कहीं ना कहीं आप लोग, देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने फ़ोन लिया है ना, आप बाई चांस, अब ये गलती से भी हो सकता है, आपने फ़ोन उठाया, कोई आईफोन, आपको रेट लगा कि ऋषिकेश में जो रिटेलर है उससे 5,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, जनरल एग्जाम्पल। आपने पढ़ा नहीं कि वो रिफर्बिश्ड है, आपने यूज़ करना शुरू किया और वो आपका जो फ़ोन है वो 5-7-10 दिन में ख़राब हो गया। आपने वापस किया कंपनी को, वहाँ से आपका कोई रिम्बर्समेंट नहीं आया, रिफंड नहीं आया। वहीं अगर आप लोकल स्थानीय बाज़ार से खरीदते हैं तो निरंतर, ऋषिकेश ऐसी छोटी जगह है हमारी, तो वहाँ पे आप उस दुकानदार को भी जानते हैं, आपका एक पर्सनल कांटेक्ट भी है, वो आपको और स्कीम्स भी बताएगा। देखिए क्या होता है, हम पता करते हैं रेट क्या है, हम ये नहीं पता करते कि आज के ज़माने में या आज के समय पे भाई कैशबैक कितना आएगा, कौन सा कार्ड यूज़ करना है, कौन सा क्या। ये जब हम ई कॉमर्स पे जाते हैं खरीदने तब तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब हम एक रिटेलर के पास, अपने शहर के एक नागरिक दुकानदार के पास जाते हैं, तब हम ये चीज़ें नहीं पूछते। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि 2 पैसे फालतू ले ले, जो मुझे नहीं लगता, परंतु आप वहाँ जाएंगे तो उसके बाद जो आफ्टर सेल्स सर्विस है
हम्म। उसमें आपको जो कन्वीनियंस मिलेगी वो आपको ई कॉमर्स में कभी नहीं मिल सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोकल मार्केट है दैट इज वो लोग न सिर्फ आपको सामान बेच रहे हैं बट आपके बीच में जो ट्रेड हो रहा है इमोशन ट्रेड भी है। यस, टच एंड फील भी है, कम्युनिकेशन भी है, और उसी का लाभ आपको आफ्टर सेल्स सर्विस में मिलता है, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ किसी भी ट्रेड से आप सामान लेते हैं। दूसरी बार आप सामान खरीदने जाते हो तो वो आपको अलग नज़रिए से एंटरटेन भी करेगा। उसे लगता है ये मेरा परमानेंट कस्टमर होने वाला है। तीसरी बार जाएंगे तो आप उसके परमानेंट कस्टमर हो गए, सो यू गेट डिफरेंट पर्क्स, उसके अलग पर्क्स हैं। जनरली जब हम लोग बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो ट्रेड की बात हो गई, हम लोग जनरली जब हर एक के लिए ना एक सिचुएशन है, सामान खरीदने एक आदमी घर से मार्केट निकलता है, अब वो ये देखता है कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, ये शॉप पे जाना है, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो वहाँ गाड़ी भी कहाँ खड़ी करे अपनी, और वो गाड़ी अगर खड़ी करके जाता है तो उसे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर भीड़ में जो है धक्के खाते हुए पैदल जाना पड़ता है। अब ऋषिकेश एक छोटी मार्केट है जो पूरी तरह से जैसे कहते हैं कि अब एक कंजस्टेड हो गया है, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जो ऋषिकेश के व्यापारियों को लगता है कि उनकी दुकान पे जो है इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। इसके लिए क्या कैसे देखते हैं, क्या सॉल्यूशंस इसके लिए सजेस्ट करते हैं या आपको लगता होना चाहिए? डेफिनेटली ये जो आपने बोला एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और 2 साल पहले भी जब आप और मैं एक इंटरव्यू कर रहे थे, सॉर्ट ऑफ चैट शो था आपका, तो उसमें जब हम बातचीत कर रहे थे तो हम त्रिवेणी घाट के चौराहे पे खड़े होकर उसको डिस्कस कर रहे थे, तो शाम का कुछ 6 साढ़े 6 आरती का समय था। वो चैलेंज आज भी है, उस समय उस चैलेंज के ऊपर काम होना शुरू हुआ था, अब आपको वो रिफ्लेक्ट होना दिखना शुरू हो जाएगा कुछ समय बाद। देखिए ऋषिकेश की जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है ना, हमारे को समझना पड़ेगा, हम बार बार क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, विल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन से 1.5 गुना है। ये शहर जब बसा था, मुझे आज भी ध्यान है, हमारे फादर साहब बताते थे कि जब शहर छोटा हुआ करता था तो विशाल होटल से लेकर पीडब्ल्यूडी तक होता था, और यहाँ आदर्श नगर में जहाँ मेरा घर है इसके पीछे यहाँ टैंकी है, उसके पीछे जंगल होता था, और उसके पीछे रेलवे स्टेशन जिसे हम पुराना रेलवे स्टेशन बोलते हैं वो होता था। इतना छोटा शहर था, और आबादी भी उस टाइम पे 5 साढ़े 5 हज़ार लोगों की थी। आज सिर्फ निगम क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो करीब 90,000 प्लस है, 1 लाख के ऊपर है ना। हम निगम क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि ये शहरी क्षेत्र हो गया हमारा, भाई निगम तभी है क्योंकि शहरी क्षेत्र है। 90,000 1 लाख के आसपास हम लोग हैं, और ये तो वोटर है, आप समझिए, वोटर के अलावा जो 18 साल से कम का हमारा युवा साथी है वो तो हमने गिना ही नहीं, इसमें चिन्हित नहीं है, तो लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में हमारी जनसंख्या है, इस छोटे से 4 किलोमीटर के रेडियस में, है ना। और इतना ही आपका टूरिस्ट जो है वो फ्लोट कर रहा होता है, जो कि इन सड़कों से निकल रहा होता है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे अपने स्थानीय लोगों के लिए आ जाता है कि वो बाजार कैसे जाएंगे। पार्किंग, इसमें सबसे बड़ा इशू है पार्किंग का। देखिए शहर इतना बड़ा नहीं है कि आपको अगर लेट्स से रेलवे रोड पे किसी एक स्थान पे अपनी गाड़ी खड़ी करनी हो और वहाँ से आपको रेलवे रोड पे कुछ शॉपिंग करने जाना है, यू कैन ऑलवेज गो एंड कम बैक। देहरादून में जैसे पलटन बाजार है, इसी तरीके से होता है, एंड मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में ऐसे ही होता है। दुकान के बाहर गाड़ी लगाना कहीं पे भी परमिसेबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो उसमें एक समस्या का निदान हो रहा है, आपने अखबार पत्रों में भी पढ़ा होगा, और आप तो बहुत अवेयर हैं तो आपकी नॉलेज में होगा कि नगर निगम परिसर जो है अभी इसमें काम शुरू हो गया है। हमारा मल्टी स्टोरी पार्किंग बन रही है जिसमें 1000 गाड़ी की पार्किंग बन रही है, उसके अलावा शॉपिंग आर्केड शायद बन रहा है, एंड नगर निगम का नया परिसर बनेगा। ये एक काम 1000 गाड़ी का तो शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अब नगर निगम का जो कार्यालय है वो 4 धाम ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट हो रहा है जब तक ये काम पूरा नहीं होगा। तो ये एक मैं आपको भी बधाई देता हूँ कि ये समस्त नगरवासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या से बाहर आने के लिए इस चीज़ का निजात मिलना शुरू हो गया, मिलने जा रहा है। दूसरा, अब जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जो टूरिस्ट है, भाई टूरिस्ट से ही हमारी इकोनॉमी है, तो टूरिस्ट तो हमारे लिए भगवान है, लेकिन वो टूरिस्ट इस इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो बेसिकली हमारे शहर में जो कंट्रीब्यूशन उसका आ रहा है वो एक डिफरेंट माध्यम से आ रहा है। वो आ तो सारा ऋषिकेश में रहा है पैसा, बट वो तपोवन से ट्रैवल होता हुआ, मुनि की रेती होता हुआ तब ऋषिकेश आ रहा है। रिवर्स है, वो डायरेक्टली ऋषिकेश में आके स्पेंड करके नहीं जा रहा। वो ऋषिकेश में अगर स्पेंड करके जाता तो हम मानते कि उसका बहुत फर्क पड़ रहा है। वो हमारे एक एंटरप्रेन्योर को तपोवन में पैसे देके जा रहा है, लक्ष्मण झूला पैसे देके जा रहा है, राम झूला, और उसकी सारी प्रोक्योरमेंट जो है वो हमारी ऋषिकेश से है। तो हम लोग वाया चैनल से जुड़े हुए हैं, 10% देता होगा वो, लेकिन हम वाया चैनल से जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा कार्य जो सरकार करने जा रही है वो है हमारी
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में NHAI जो है, उन्होंने सत्यनारायण मंदिर से लेकर और आपका ब्रह्मपुरी तक पूरा का पूरा एलिवेटेड रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। उसका टेंडर प्रोसेस, लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो हमने कहा था ये प्रपोजल बन के गया है, और उस टाइम भी मैंने आपको बोला था बिकॉज इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 4 धाम से रिलेटेड है और भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, तो उसे शुरू होने में तो समय लग सकता है, लेकिन जिस दिन उसका कहते हैं ना नींव का पहला पत्थर डल जाएगा तो उसके बाद उसमें समय नहीं लगेगा, मुझे लगता है 2 से 2.5 साल में वो शुरू हो जाएगा। तो वो एलिवेटेड रोड वहाँ से जाएगी जिसमें 3 टनल्स हैं, बड़ी और छोटी, एंड ब्रह्मपुरी तक, उसमें डिफरेंट एग्जिट्स हैं। भाई किसी ने ऋषिकेश आना है तो उसके लिए मनाही नहीं है आप सीधा बाहर जाएंगे, ऋषिकेश के लिए एक एग्जिट बनेगा उसमें योगनगरी रेलवे स्टेशन के पास। जिसने ढालवाला उतरना है उसके लिए अलग एग्जिट बनेगा, जिसने अपना स्वर्गाश्रम या मुनि की रेती जाना है उसके लिए अलग एग्जिट बनेगा खारासूत के पास, जिसने लक्ष्मण झूला जाना है उसके लिए अलग एग्जिट बनेगा। 5 एग्जिट्स प्रपोज्ड हैं उसमें, तो कहीं का भी व्यापार जो है वो हैम्पर नहीं होगा इसमें। तो और हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन, सॉरी मैं पूरा करना चाह रहा था, जो हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। तो जनरली जैसा हम देखते हैं इसको, और हम इसको मानते हैं ऋषिकेश जो है योग नगरी तो है ही, लेकिन योग के साथ साथ यहाँ पे एडवेंचर और बाकी जो टूरिज़्म है, बेसिकली हम लोग उत्तराखंड की जो मेजर इकोनॉमी है वो टूरिज़्म से आती है। हमारे पास, मैं बार बार जो इस तरह के गेस्ट हमारे पास आते हैं, वेदर दे आर लीडर्स और वो पॉलिटिशियंस हैं या जो लोग शहर के ग्रोथ से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे लगातार इस बात को रखता हूँ। इतना चौड़ा एक जो फाट है नदी का, चाहे हम लोग उसको बैराज से काउंट करें और अपना पूरा ब्रह्मपुरी देवप्रयाग तक काउंट करें, और करंट इतना हैवी नहीं है, 79 किलोमीटर, ठीक है, मतलब एक अच्छा खासा चौड़ा फाट है और मतलब डेप्थ अच्छी है। वाटर ट्रांसपोर्ट पे हम लोग क्यों नहीं बात करते हैं और क्यों नहीं देखते इसको एक बड़े ऑप्शन की तरह? देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट एक अच्छा आइडिया है, एक अच्छा, मैं कहूँगा एक विजनरी आइडिया है, लेकिन पहले हमारे को जो हमारी मूलभूत ट्रांसपोर्टेशन की जो चीज़ें हैं उनको पूरा करना है। जैसे मैंने बोला, पहले एलिवेटेड रोड बन जाए जिससे कि हमारा रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो कंट्रोल में है। उसके बाद इंटरसिटी बस चलना, व्हेन वी से इंटरसिटी बस, तो रायवाला के उस व्यक्ति को जिसको रोज वहाँ जाना है लक्ष्मण झूला, उसके लिए छोटी बसेस, ईवी बसेस चलनी चाहिए। सी, ऋषिकेश इज अ सिटी जिसको आप एक मॉडल सिटी बना सकते हैं उत्तराखंड का। ये उत्तराखंड का दिल है ऋषिकेश जो है। आप ऋषिकेश से होए बिना गढ़वाल की यात्रा नहीं कर सकते। आप हरिद्वार अगर आए हैं तो आप ऋषिकेश आए बिना 90% टूरिस्ट जाता नहीं वापस। आप अगर देहरादून आए हैं या मसूरी आए हैं तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि 90% टूरिस्ट जो वो ऋषिकेश होके जाता है। तो ये दिल है, एंड इस दिल से पूरे इंडिया पे एक मैसेज जाता है, पूरे भारत में, क्योंकि पैन इंडिया से लोग आ रहे हैं यहाँ पे घूमने, तो एक पैन इंडिया मैसेज भी जाता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट हमारा प्राइमरी। हमारे रायवाला के आदमी को अगर अपना व्यवसाय करने लक्ष्मण झूला तपोवन तक जाना है या उसे ऋषिकेश आना है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि अपनी गाड़ी लेके आना है। उसको पता होना चाहिए कि हर 1 घंटे में हमारी एक बस चलती है, और क्योंकि हम अगेन बात कर रहे हैं पोल्यूटिंग नहीं होना चाहिए, हैवी ट्रैफिक में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए पहले इस तरीके से प्लेटफॉर्म से हम शुरू करें। उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि आप रिवर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, दूसरा चैलेंज है कमर्शियल ट्रैफिक का। कमर्शियल ट्रैफिक को हमें कहीं ना कहीं विल हैव टू मेक श्योर, जो कि 2002 से व्यापार मंडल की डिमांड है, और इस बार अभी मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन पहले, अगर आपने अखबारों में पढ़ा होगा, तो ट्रांसपोर्ट नगर का कार्य जो है वो कह रहे हैं बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ये बहुत बड़ी डिमांड थी हमारी, और यदि ये काम होता है तो मैं धामी सरकार का भी धन्यवाद करूंगा और ऋषिकेश के समस्त व्यापारियों को बधाई दूंगा कि अगर ये काम होता है, क्योंकि इससे आप ये माने या ना माने, ऋषिकेश की 30% जो ट्रैफिक समस्या है वो इमीडिएटली दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है, इमीडिएटली दूर हो जाती है वो। अच्छा, जनरली जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऋषिकेश जो है एक हब है भी, और इसको लगातार ग्रो कर रहा है टूरिज्म के मामले में, लगातार जो भीड़ यहाँ बढ़ती है, वो भीड़ जो है लोकल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, या लोकल जो पोटेंशियल है ऋषिकेश की, उस ज़्यादातर पोटेंशियल को कवर नहीं कर पाते हैं वो लोग। जैसे जनरली हम लोग ऋषिकेश को देखते हैं कि ऋषिकेश लोगों के लिए वीकेंड डेस्टिनेशन है जो टूरिज्म की तरह आना चाहते हैं। इसको ग्रो करने के लिए क्या तो व्यापारी सोचता है,
उनका माइंडसेट क्या है, क्या एज अ बिजनेस लीडर होने के बतौर आप लोग ये सोचते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं ऋषिकेश की जो होनी चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि हम किसी भी शहर जाते हैं, हम शिमला जाते हैं, मसूरी जाते हैं, दे पीपल हैव या उन्होंने एक तरह की कंडीशंस बना रखी हैं कि छोटी छोटी स्टेशंस हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, और हम लोग एक आइटिनरी चेक करते हैं जाने से पहले। ऋषिकेश के बारे में हम देखते हैं तो 2 दिन 2.5 दिन से ज़्यादा की आइटिनरी नहीं बन पाती है, तो इसको लेकर के क्या आप लोगों को सोचना है? देखिए ऋषिकेश, अगर हम ऋषिकेश की बात करें, जो हमारा, हम जिसे बोलते हैं ऋषिकेश है, नॉट द टिहरी वाला ऋषिकेश, टिहरी जनपद का ऋषिकेश नहीं, जो कि तपोवन क्षेत्र और मुनि की रेती हो गया। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, क्या ये चीज़ प्रॉब्लम की तरह देखते हैं इस चीज़ को कि मीन्स जो एक प्रशासकीय तौर पे अगर हम लोग शहर को देखें जो 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, वो परेशान करता है क्या इस चीज़ को? डेफिनेटली परेशान करता है, और मेरे को कोई गुरेज नहीं है ये बात बोलने में कि ये एक अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं जितने भी आज तक के हमारे लीडर्स आए हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे को कुछ दे नहीं रहे हैं, उन्होंने सरकार तक हमारी बात लेके जानी है, दैट्स वाई वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब आप हंसने वाले हैं, मैं कोई बात इसलिए नहीं, पूछने मैं वाला आपको पूरी कि- बात बता रहा हूँ, मैं पूरी क्योंकि बात, तीनों जगह जो है आप ही के मैंने क्या कहा, मैंने कहा आज तक, हाँ आज तक भाई टिहरी जनपद जो है वो आज का नहीं है, देहरादून जनपद आज नहीं बना, उत्तराखंड बनने के बाद नहीं बना, ये पहले से है जी, आज तक की बात कर रहा हूँ। और मैंने कहा मेरे को कोई गुरेज नहीं है ये बात बोलने में, एक पॉलिटिकल विल चाहिए हमारे को। जिस तरीके से आप बोलते हैं कि कुंभ क्षेत्र है हरिद्वार से लेकर और आपका तपोवन तक, उसी तरीके से आपको जो ऋषिकेश टूरिज्म हब बनाना है, उसमें आपको यमकेश्वर का नीलकंठ वाला क्षेत्र जोड़ना पड़ेगा, स्वर्गाश्रम और आपकी ये जो है अपनी जौंक गांव जो है हमारा, ये जोड़ना पड़ेगा, नरेंद्र नगर से लेकर आपको मुनि की रेती, डालवाला और ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र, बल्कि मेरा कहना है कि आप वहाँ तक जोड़िए हरिपुर कला तक, बिकॉज हरिपुर कला में अपने आप में आप अगर सीजन के टाइम पे, यानी कि जब चारधाम यात्रा पीक पे होती है तब आप जाएंगे तो पैर रखने की जगह नहीं होती, वो अपने आप में हमारा स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है उसका एक बहुत ही अनोखा रूप हरिपुर कला में जाके देखने को मिलता है। इतना बड़े एक जनपद की ज़रूरत है हमारे को, अति आवश्यक है, और ये बनना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है, मेरी लीडरशिप जा रही है, मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स जो है ना वो याद करेंगी कि ऋषिकेश के लिए किसी ने ये काम किया था। नहीं अभी तो बड़ी मुफीद कंडीशन है ना, तीनों जो इसमें खाली ऐसा नहीं है ना कि तीनों विधायक जो हैं वो बैठ के आपस में तय कर लेंगे, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। इसमें हम क्या होता है ना, हम बड़ी मछली को देखते हैं कि ये कर सकती है, इसमें आपत्तियां मांगी जाती है। एक ग्राम प्रधान की भी आपत्ति जो है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी एक विधायक की है। फॉर दैट मैटर इसमें जो आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी तरफ से क्या मैसेज आ रहा है वो ज़्यादा कंसिडरेट होता है। परंतु उत्तराखंड को, हमारे को, अगर उत्तराखंड का दिल, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऋषिकेश है, अगर उस तरीके से हमें सोचना है तो ये एक ज़िला जो है, इस ज़िले की निर्माण की अति आवश्यक है। आप मेरे को बताइए ना, ऋषिकेश का स्थानीय निवासी, उसका होटल तो है लक्ष्मण झूला, उसको रजिस्ट्री कराने जाना है कोटद्वार, ठीक है, उसको अगर अपने डीएम से मिलने जाना है तो जाना है पौड़ी, और उसके घर का कोई काम पड़ गया एसडीएम के पास जाना है तहसील, और डीएम का कोई काम पड़ गया जहां उसका रेजिडेंस है तो देहरादून। ये दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। आप बताओ इफ इट मेक सेंस टू यू। वो पूरे भारत में आपको ऐसे 2-4 गिने चुने ही एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो ये किसके साथ अन्याय है? ऑब्वियसली ये अन्याय हमारी आम जनता के साथ है। मैं और आप भी आम जनता हैं, हम भी कोई खास लोग नहीं है। हमें ये समझना है कि इन आम लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ के समझना पड़ेगा कि भैया जनपद, जिला ऋषिकेश जो है उसकी ज्योग्राफी क्या होनी चाहिए। डोंट यू थिंक दैट कि ये एक ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट भी क्रिएट कर देता है कई सिचुएशंस में आकर के, कि जहाँ पे मीन्स ये काम होना है लेकिन सामने वाला प्रशासक जो है वो, या उसका जो पॉलिटिकल जो महकमा है वो अपने फ़ायदे या अपनी चीज़ों को लेकर के नहीं चाहते हैं। डेफिनेटली, एंड इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं ना आपके पास। उनके पास भी बहुत चैलेंजेस हैं। अब उनके पास चैलेंज ये है कि हम जाके बोलते हैं पौड़ी डीएम के पास कि हमारा जो व्यापारी है, जो पुल पार है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जौंक गांव में या उधर, उसके ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, ये है, वो उस समस्याओं को रिजॉल्व करने जाता है। वो बोलता है जी इनके ये पेपर शॉर्ट है। अब पता लगा पेपर में आधार कार्ड जो है वो उसका यहाँ का है, मेरे व्यापारी का ऋषिकेश का, और दुकानदारी वो वहाँ कर रहा है। तो अलग अलग किस्म के चैलेंजेस हैं। वो सारे चैलेंजेस हमारे दूर होंगे अगर ये होता है तो।
अगर हम लोग देखें कि मीन्स जैसे हम टूरिज़्म की भी बात को आगे बढ़ाते हैं, टूरिज़्म के बहुत सारे स्कोप हैं जो अभी हम लोगों ने इधर हम लोगों ने टच नहीं करे हैं, एक्सप्लोर नहीं करे हैं, इधर वो अभी पेपर्स पे ही हैं, या मतलब उनका प्रॉपर प्लानिंग के तहत उनको नहीं किया जाता। जैसे वाटर स्पोर्ट्स की कई बार बात होती है कि ऑल्दो हमारे पास राफ्टिंग है या हमारे पास कयाकिंग है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन अगर उसको डेवलपमेंट के तौर पे देखें, वी हैव लेक, चाहे बैराज लेक की बात करें, लेक की बात करें तो संजय झील है जिसको डेवलप किया जाना बाकी है। तो क्या देखते हैं कि इन अनएक्सप्लोर्ड या जो है कि सिर्फ बराए नाम जिनको एक्सप्लोर किया गया है, इन चीज़ों को लेकर के अगर इन पे काम किया जाए तो आपको क्या लगता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, क्या मौके बनते हैं इन चीज़ों से? अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं संजय झील को थोड़ा सा साइड कर दूंगा क्योंकि उसके चैलेंजेस अलग हैं। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मामला है तो उसमें MOEF इन्वॉल्व होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसको फिलहाल साइड कर देते हैं। सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ आपको, 3 दिन पहले भारत सरकार में गजेंद्र शेखावत जी जो हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री है, उन्होंने भारत के टॉप 40 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की लिस्ट जो है वो निकाली है। एंड उन टॉप 40 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की लिस्ट में हमारा ऋषिकेश आया। अब जो मैंने आपको बोला था एक जिले एक जनपद की आवश्यकता है, वो क्यों आती है? ऋषिकेश का नाम आया, परंतु उसमें जो पहला 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है वो किस लिए हुआ है आपको पता है? वो हुआ है राफ्टिंग बेस कैंप बनाने के लिए। कहाँ? पौड़ी या टिहरी में? टिहरी में। टिहरी में बेसिकली, टिहरी वाले साइड में जहाँ नीम बीच है, लगभग उसके आसपास चिन्हित करके बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए से, विच इज़ एन अमेजिंग इनिशिएटिव। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहीं के लोगों का, वो भी हमारे लोग हैं, भाई बहन है, और ये भी हमारे भाई बहन है, परंतु और हमारे भाई बहन वहाँ जाके काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रिवर गाइड्स हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मैं खुद एक ऑपरेटर, मेरा भी काम वहीं चलता है। बट ये समझने वाली बात है कि जनपद की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सारा प्रमोशन जो है वो ऋषिकेश के ही नाम से हो रहा है। तो क्यों ना इसको एक जनपद बनाया जाए जिससे कि उसके और लाभ भी लिए जा सकें। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। वहाँ पे राफ्टिंग बेस कैंप बन रहा है जिसमें एक शॉपिंग आर्केड भी बनेगा और भी कई चीज़ें आएंगी। 100 करोड़ रुपए भारत सरकार ने उसके लिए सैंक्शन किया है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रपोजल फॉर ऋषिकेश, पहला है ये। इन 40 के 40 डेस्टिनेशन में कुछ ना कुछ काम होना है, तो ऋषिकेश को मिला। आप बार बार जनपद की बात कर रहे हैं, मेरी सुई जो है ना एक जगह आकर के अटक जा रही है। पिछले 1 साल से लगभग नगर निगम जो ऋषिकेश है वो प्रशासकों के हाथ में है, और जो भी लीडर्स आते हैं, जो भी पॉलिटिकल लोग आते हैं, वो कहते हैं प्रशासकों ने जो है शहर को जो है बुरा हाल कर रखा है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं है वहाँ पे, और मतलब कोई अपना प्रतिनिधि नहीं है वहाँ पे। ब्यूरोक्रेट जैसा उनको सही लगता है। अच्छा, ब्यूरोक्रेट लोकल नहीं है, लोकलाइट नहीं है, तो उसकी वजह से उसकी भावनाएं बहुत हद तक जुड़ी हों, ये भी संभव नहीं है। ब्यूरोक्रेट तो लोकलाइट हो ही नहीं सकता, तो आप और हम समझते हैं। तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट और खड़ा कर देते हैं तो क्या हम उतनी नई चीज़ें खड़ी नहीं कर दे रहे हैं फिर एक प्रॉब्लम की? तो जैसे कि आप बोल रहे थे कि जनपद बनता है तो समस्याएं और बढ़ जाएंगी। देखिए, हमारा जो जनपद की मांग से ज़्यादा जो जनपद मिलना चाहिए हम लोगों को, उसका कारण ये है कि हमारा जो स्थानीय निवासी है, चाहे वो मेरी बुनी की रेती का हो, चाहे वो मेरे तपोवन का हो, चाहे वो हमारी नीलकंठ क्षेत्र का हो, जौंक क्षेत्र का हो, स्वर्गाश्रम का हो, ऋषिकेश का हो, हरिपुर कला को, उसके चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। देखिए, आप सरकारी काम से बच नहीं सकते, है ना। सरकारी काम के लिए आपको सरकारी दफ्तर जाना है, तो वो जो चैलेंज है ना कि मेरा व्यवसाय दूसरे जनपद में है, मेरा निवास इस जनपद में है, वो जो चैलेंज है वो ख़त्म होना चाहिए। उससे आप देखेंगे कि कार्यशैली में और कार्य में भी एफिशिएंसी मिलेगी ही मिलेगी आपको। जहाँ तक बात रही कि ब्यूरोक्रेट जो हैं नगर निगम का, आपने बोला कि बाहर से हैं या कार्यशैली, देखिए ब्यूरोक्रेट सेम शहर का तो हो नहीं सकता, है ना। ये तो आपको और मेरे को दोनों को ज्ञात है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि कार्य तो हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली जब जनप्रतिनिधि बोर्ड में बैठते हैं और जब जनप्रतिनिधि नहीं होते तो कार्यशैली जो है दोनों की बहुत अलग होती है। तो उसका शायद आपका देखने का नज़रिया ये है कि कार्य कम हुए हैं। केयर 2 लोग करते हैं ना, जैसे मतलब कभी बीमार पड़ गए तो पिताजी भी दवाई दे रहे हैं, है ना, उनको पट्टी बांधनी तो वो उस हिसाब से पट्टी बांध रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उसको फर्क नहीं पड़ता ना, उसको तो सीधा उसने इंजेक्शन लगाना है तो लगाना है, फिर वो दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है वो केयर नहीं करते हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो ब्यूरोक्रेट वैसे ही डील करते हैं। आई विल टेल यू द फैक्ट, ब्यूरोक्रेट देखता है सरकार का लाभ, जनप्रतिनिधि का काम है देखना आपके स्थानीय लोगों का लाभ। ये डिफरेंस है कि स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलना है वो आपका जनप्रतिनिधि देखेगा, ब्यूरोक्रेट देखेगा सरकार को कैसे लाभ मिलेगा। इसमें ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वहाँ पे एक सेंटिमेंटल फैक्टर रहता है,
आमजन के लिए, लेकिन वो उतना कभी नहीं हो सकता, वो उसको मैच नहीं कर सकता जितना एक जनप्रतिनिधि समझ सकता है। आमजन की समस्याएं समझता है या समझनी है, इसीलिए तो वो जनता का प्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि कहलाता है। प्रतीक भैया, मुद्दों को लेकर जब भी आपसे बात करते हैं, एक मज़ा इस बात को लेकर के आता है, खुल के बात करते हैं और समझ भी अच्छी है। मतलब जब भी क्वेश्चन पूछो तो जवाब जो होता है कि एक लॉजिकल आंसर होता है उस चीज़ का। तो मैं सीधा आ जाता हूँ सवाल पे। सवाल ये है कि चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। देखिए, अगर हमारी पार्टी, हमारी माँ भारतीय जनता पार्टी अगर हमें कहेगी कि इस बार प्रतीक तुम्हें चुनाव लड़ना है, तो बिल्कुल लड़ेंगे। और यदि पार्टी कहेगी कि नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी इस बार चुनाव लड़वाने की है, तो डबल ऊर्जा से लड़वाएंगे। परंतु प्रयास ये रहेगा कि मेयर जो है, महापौर की गद्दी पे हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक काबिल मेयर आके बैठे, जो बोर्ड को बहुत अच्छे से चलाए, शहर के विकास में पूरा योगदान दे। मेरा ये सवाल रखने का मकसद भी ये था कि जब हम लोग देखते हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना भी है कि जब हम लोग लीडरशिप की बात करते हैं तो ऑब्वियस है कि अनुभव अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप में इन्वेस्ट भी होना चाहिए। अगर हम युवाओं के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो समय है, ऊर्जा है, विचार हैं, तो अगर उन पे इन्वेस्ट किया जाए तो एक लॉन्ग रन के लिए हमारे लिए एक एसेट बनता है। एक लीडर भी अपने आप में एक एसेट होता है। युवाओं को अगर हम बात कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो ऋषिकेश में जो अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं आप, या ऋषिकेश के युवाओं से जब आप बात करते हैं, क्या मनोस्थिति है युवाओं की? क्योंकि आजकल जनरली जब हम लोग देख रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हैं, इत्तेफाक ये है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं जो इस समय सरकार में है। बेरोज़गारी को लेकर के, उसको लेकर के लोगों में बड़ा गुस्सा है, युवाओं में बड़ा गुस्सा है। आपको लगता है कि ये, अगर आप नगर निगम में आते हैं तो निगम के क्षेत्र में क्या ऐसी पॉलिसीज़ आप ला सकते हैं, या क्या ऐसी पॉलिसीज़ सोचते हैं कि हाँ, कुछ हद तक युवाओं की इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है? बेरोजगारी आपने बोला, और साथ में आपने जोड़ा कि यदि आप नगर निगम में आते हैं, देखिए ये एक नैतिक जिम्मेदारी किसी भी जनप्रतिनिधि की हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, राजनीतिक पार्टी से, कि युवाओं को आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए एक प्लान होना चाहिए। और उस प्लान में यदि आप सरकार में हैं तो उस प्लान पे आपको काम करना चाहिए। हमारे विधायक जी भी कर रहे हैं। परंतु मैं ये कहूँगा कि बार बार एक ही रट लगाए रखना कि भैया मैं तो मेयर नहीं हूँ, मैं तो विधायक नहीं हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं युवाओं के लिए काम कैसे करूँ, ऐसे नहीं चलेगा। आपने, अगर आप राजनीति में हैं तो आपको निरंतर काम करना पड़ेगा और निरंतर काम करना भी चाहिए। अब जैसे आपने बात करी कि युवाओं के लिए, देखिए अभी मैं भी कह सकता हूँ कि मेरे कलम में तो कोई ताकत नहीं है, परंतु मैंने एक रिसर्च करी, कानपुर गंगा बैराज जो है, वहाँ पे बार बार क्या होता था, हमारे जब भी बैराज की झील की बात करते थे वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने की, तो यूटीडीबी का और विभाग का एक जॉइंट इंस्पेक्शन होता था। उस जॉइंट इंस्पेक्शन में ये क्या करते थे, रिपोर्ट लगा देते थे। भाई ये तो जनप्रतिनिधि का काम नहीं है ना, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी लोग हैं। बिल्कुल रिपोर्ट लगा देते थे कि झील का साइज जो है जी छोटा है, नहीं हो सकता। हमने भी रिसर्च करी। अब भैया ऐसा है कि आप जनप्रतिनिधि बनने की तैयारी में हो या नहीं हो, लेकिन आप हो तो पब्लिक के बीच में। होमवर्क तो आपको चाहिए। होमवर्क तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप जब अधिकारी के पास बैठोगे और उसे कहोगे कि भाई साहब ऐसा है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता, जब वहाँ हुआ है तो तब वो रास्ता निकलेगा। 60 मीटर बाय 120 मीटर की झील है, उससे बड़ी है हमारी झील ये। वहाँ पे जेट स्की भी चल रही है, वहाँ पे पैरासेलिंग नहीं होती, आपकी जेट बोट भी चल रही है, और क्या बोलते हैं बनाना राइड भी चल रही है, और एक एक्टिविटी और है जो मैं अभी भूल रहा हूँ। 4 एक्टिविटीज टोटल चल रही है। आप शुरू तो करो यहाँ पे। हमारा पर्यटन विभाग बार बार कह रहा है शुरू करो, लेकिन आप शुरू नहीं करवाना चाहते। तो मेरा कहना ये है कि उसके लिए क्या चाहिए, इच्छा शक्ति। पीछे लगना पड़ेगा, पीछे लगना पड़ेगा कि भैया ये करके दो। वहाँ हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती। वहाँ एनओसी, वो भी तो बैराज ही है, वो भी तो बैराज ही, और इससे छोटा बैराज है कानपुर गंगा बैराज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो क्यों आपको और अगर संजय भाई मैं बात पूरी कर लूँ, अगर वो आता है तो कम से कम हमारे 500 से 700 युवाओं को रोजगार मिलता है। रोजगार सिर्फ ये नहीं है कि उसकी बोट चलेगी, उसकी जेट स्की चलेगी, रोजगार ये है कि वहाँ पे एक वेंडिंग जोन बनेगा। बिल्कुल, वो एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह चिन्हित हो जाएगा।
आज सरकार, भारत सरकार आपको ऋषिकेश को टॉप 40 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में ले आई है, उस मैप पे ले आई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी लाइन है कि ऋषिकेश जो है मेरा, वो उत्तराखंड का दिल है। वहाँ पे राफ्टिंग बेस स्टेशन, उन्होंने ये नाम दिया है राफ्टिंग बेस स्टेशन, हम लोग उसे पुल आउट पॉइंट बोलते हैं राफ्टिंग का। राफ्टिंग बेस स्टेशन को 100 करोड़ रुपए देने की बात करी है। आज से क्या 15 साल बाद जब ये वाटर स्पोर्ट्स हिट हो जाएंगे तो क्या यहाँ के लिए हम 100 करोड़ नहीं ला सकते, 50 करोड़ नहीं ला सकते? किस लेवल का डेवलपमेंट हो सकता है? बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपको विजन भी चाहिए और उसके लिए आपको कमिटमेंट भी चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये लड़ाई ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट टर्म विज़न और लॉन्ग टर्म विज़न के बीच की है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग, देखिए चैलेंजेस भी आते हैं, कई बार काम कराने में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये ऊर्जा जो है ये शायद आज है, अब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो शायद ये ऊर्जा ना रहे, मैं 65 का हो जाऊंगा तो मेरी ऊर्जा कम हो जाए। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, बिकॉज यू गेट यूज्ड टू इट कि यार ये तो ऐसे ही होना है। आप फिर अपना एटीट्यूड और अपना वो नेचर बदल नहीं सकते। एक ना अमूमन एक कहावत कही जाती है हमारे गांव खेड़े में कि सांडों की लड़ाई में जो है बछड़े का नुकसान हो गया। आपको नहीं लगता कि ऋषिकेश की हालत वही है कि यहाँ पे इन सब लड़ाइयों में बीच जो है नाम, फेम, विजन? नहीं, देखिए नाम तो तभी हुआ होगा कुछ काम किया होगा तो, नाम तो तभी हुआ होगा कुछ काम किया होगा तो, फेम भी तभी आता है जब आप कुछ करते हैं, तो ऐसा नहीं है। परंतु क्योंकि उत्तराखंड अभी एक युवा स्टेट है और हमारा नगर निगम जो है वो तो बिल्कुल ही युवा है। अभी तो देखिए वो होता है ना, बच्चा पहले जन्म लेता है, फिर वो क्रॉल करता है, फिर वो चलना सीखता है। तो अभी तो 5 साल की स्थिति में एक नवजात शिशु को भी आप देखेंगे तो 5 साल की स्थिति में तो वो, अब तो स्कूल में एडमिशन भी 5 साल के बाद होता है। बिल्कुल। तो एक उदाहरण ले सकते हैं कि अब नेक्स्ट 5 इयर्स जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बढ़िया आपको क्रूशियल नेक्स्ट 5 इयर्स इज वेरी, इट्स लाइक मोस्ट क्रूशियल इयर्स फॉर ऋषिकेश। अगले 5 साल तय करेंगे ऋषिकेश का अगले 25 साल का रोड मैप। हम लोग इसलिए अगले 5 साल जो है वो बहुत ध्यान से कई चीज़ों से ऊपर उठ के ऋषिकेश वासियों को उसके बारे में, ऋषिकेश के बारे में सोचना पड़ेगा। आपने बच्चे की बात करी, शिशु की बात करी, आपने क्रॉलिंग की बात करी। मैं इसी पे भी एक सवाल मैं लेना चाहता हूँ कि मैदान नहीं है हमारे पास। हमारे बच्चे जो हैं ऋषिकेश जैसे पहाड़ी क्षेत्र में या जो मतलब नेचर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसमें हमारे बच्चे कंक्रीट के जंगल के बीच में आ गए हैं। खेल मैदान होता, खेल प्रतिभाओं की अगर हम लोग बात करें, चाहे हमारे पास पैरा से जुड़े हुए नाम हैं जो गेम्स में आगे गए हैं, बहुत सारे ऐसे और नाम भी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में आगे गए हैं, इवन गेम्स में भी। लेकिन एक पर्टिकुलर जो स्पोर्टिंग बॉडी होती है कि स्पोर्ट्स को लेकर के कोई मतलब ऐसी बॉडी यहाँ पर होना या ऐसे टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर होना, जैसे टिहरी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, आप उस तरीके की बात कर रहे हैं। हरिद्वार में भी स्टेडियम बन गया। कोचेस तो तभी आएंगे जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। एग्जैक्टली। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव अ फील्ड तो कोच कहाँ सिखाएगा आपको और क्या सिखाएगा? ना तो यहाँ पे कोचिंग का इस तरीके से कुछ मिलता है, ना ही कोई इस तरह के इवेंट्स देखने को मिलते हैं कि वी आर होस्टिंग। हम वाटर स्पोर्ट्स के लिए हम लोग होस्ट करते हैं, बट अदर स्पोर्ट्स की बात करें तो हमारे पास इस तरह की नहीं दिखती हैं। देखिए उसमें कहीं ना एक हमारी जोग्राफिकल चैलेंज बहुत बड़ा है, हमारी एक रिस्ट्रिक्शन है ऋषिकेश के साथ। हम एक तरफ तो हमारे माँ गंगा है, दूसरी ओर राजा जी नेशनल पार्क है, रिजर्व पार्क एरिया है, और बीच में जो हमारे पास लैंड बैंक बची है वो अधिकांश जो है या तो वो लीज की है और उसमें मतलब सरकारी लैंड बैंक जो है वो बहुत कम है। आप देखिए ना, हमारा जो एसपीएस भी है, जो हमारा सरकारी अस्पताल भी है, वो भी दान की ज़मीन पे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे निगम के पास अपनी ज़मीनें जो है वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो उसके लिए डेफिनेटली काम होना चाहिए। मेरा इसमें आपके माध्यम से, चलो मैं आज एक बात कहता हूँ कि जो भी अगला जनप्रतिनिधि है उसे ये प्रयास करना चाहिए। वैसे तो ये प्रयास अभी भी हो सकता है कि जो हमारा डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज का जो हमारा ग्राउंड है, क्योंकि अभी राष्ट्रीय खेल जो हैं वो सौभाग्य से इस बार 2025 में उत्तराखंड में होने तय हुए हैं और उसके लिए केंद्र सरकार से बहुत बड़ा बजट आएगा, आ भी गया होगा कुछ बजट। उसमें प्रयास करके, क्योंकि कुछ खेल जो हैं वो हल्द्वानी में हो रहे हैं, कुछ खेल आपके टिहरी में हो रहे हैं, कुछ खेल आपके देहरादून में हो रहे हैं, किसी 1-2 स्पोर्ट्स को हम कोशिश करें कि वो हमारे ऋषिकेश में हो और इस स्टेडियम को डेवलप किया जाए। और कुछ ना भी हो तो एटलीस्ट इतना हो जाए कि ये जो ग्राउंड है इसमें टर्फ डल जाए।
और अगर टर्फ डल गई इस ग्राउंड में और इसका ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर हो गया तो हमारे बच्चे फुटबॉल और हॉकी जैसे जो स्पोर्ट हैं दो उनमें आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ बैराज में अपना जो बैराज कॉलोनी के पीछे छोटा ग्राउंड है, आस्था पथ से लगता हुआ IDPL का ग्राउंड है, और अपना ये उपाध्याय जी हमारे जो हैं गुरुजी वो वहाँ पे भरत मंदिर इंटर कॉलेज के ग्राउंड में वहाँ सिखाते हैं बच्चों को। और बहुत सारी ऐसी प्रतिभा है हमारी जो सीखना चाहती है। छोटे से छोटे टूर्नामेंट में भी आप विश्वास नहीं करेंगे 12 से 14 टीमें आती हैं और अलग अलग जनपदों से आती हैं। तो उसके लिए हमारे इसमें जो ग्राउंड है डिग्री कॉलेज का, इसमें अगर टर्फ डल जाए तो एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और अभी तो जैसे G20 अभी ऋषिकेश ने होस्ट किया है और मतलब इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ होगा कि हम डेफिनेटली। और इसमें तो मैं सारा क्रेडिट हमारे स्थानीय विधायक को देता हूँ। उन्होंने अपने प्रयासों से, बल्कि अथक प्रयासों से, जिस तरीके से वो लेके आए G20 आखिरी कितने 15 दिन में, क्योंकि G20 कहने को तो ऋषिकेश में था लेकिन G20 हो तो नरेंद्र नगर, ओणी और परमार्थ केतन चला गया था। ऋषिकेश में कहाँ हो रहा था। बात वही घूम फिर कर फिर जनपद पे आ गई कि जब नाम है तो काम भी करो। तो बड़ी गंगा आरती को ऋषिकेश लाना और विदिन 15 डेज आप देखेंगे शहर का पूरा फसाड चेंज हुआ, बहुत ही अच्छा काम हुआ। तो वो उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और ऐसे ही यही मौके होते हैं, वो कहते हैं ना अवसर ढूंढने पड़ते हैं। जो मैंने आपको बोला कि राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है इस बार मार्च में हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं। तो किसी तरीके से लड़ झगड़ के सरकार से इस टाइम पे अगर ऋषिकेश के उस डिग्री कॉलेज के स्टेडियम को कोई एक स्पोर्ट मिल जाए, उसमें आई थिंक 70 ऑड स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें से कोई 1 या 2 स्पोर्ट मिल जाए जिसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का अगले 3 महीने में स्टेडियम, देखिए अब तो समय कम है, तो जो भी ऐसा स्टेडियम हो जो 3 महीने में खड़ा हो सके, चाहे प्री फैब्रिकेटेड कुछ हो, तो वैसा अगर कुछ हो जाए तो ऋषिकेश के लिए वो भी एक उपलब्धि में जुड़ जाएगा ऋषिकेश की। अच्छा देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, लैंड की स्पेशली हम लोगों ने बात करी। बिजनेस में एक पैसा लगता है, एक अमाउंट, एक इकोनॉमी ऐड हो जाती है, कोई भी बिजनेस करना है यहाँ पे। जनरली गवर्नमेंट जो भी स्कीम लाती है वो थ्रू बैंक्स लाती है कि आप बैंक में जाइए और वहाँ से लोन करा लीजिए। बिल्कुल। ऋषिकेश को लेकर के एक बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों के पास घर है, सब कुछ है, लेकिन कई बार वो बैंक में जब जाएंगे तो पता चला कि जो ज़मीन है वो लीज़ की है और उस पर बैंक जो है मॉर्गेज उसको नहीं रखना चाहता अपने पास। तो ये आपको नहीं लगता कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हर्डल बना के रखा हुआ है? देखिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं बताता हूँ आपको एक्चुअली हुआ क्या है। ऋषिकेश की अगर हम हिस्ट्री जाने तो ऋषिकेश में फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ बहुत लिमिटेड थी, वेरी लिमिटेड। बाकी सब थी आश्रमों की ज़मीन, मंदिरों की ज़मीन, इस तरह के ट्रस्ट की ज़मीन, उस तरीके की थी। अब ज़मीनें उन पे इतनी थी कि वो संभाल नहीं पाए, कब्जे होने शुरू हुए। आज भी मुकदमे चल रहे हैं कई ज़मीनों के। तो कब्जे होने शुरू हुए, कब्जे होते होते क्या हुआ, वो लैंड है तो लीज़ की, बाद में या तो आश्रम ने बोला मेरे से लीज़ करा लो मैं बेचूंगी नहीं, या मेरे से पट्टा करा लो मैं बेचूंगा नहीं, है ना। और वो 100 रुपये के एग्रीमेंट पे ही चलती जा रही है आगे। अब उसमें जहाँ तक बात आई लोन की, तो कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सिक्योर होके चलता है। वो किसी भी हाल में अनलेस एंड अनटिल वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं होगी तब तक वो आपको देगा नहीं लोन उस पर। तो इसलिए ये हर्डल कम, ये ऋषिकेश की हमारी ज्योग्राफी जो है उसका एक बड़ा रीज़न है। कुछ खसरे हमारे यहाँ देखा होगा आपने, कुछ खसरे ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन पे विवाद पिछले 10 साल से चल रहे हैं, नहीं निपट पा रहे। हाँ, एक काम जो हो सकता है, जो बहुत तेज़ी में करवाया जा सकता है, वो है बंदोबस्त। लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि बंदोबस्त हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे जैसे जो चाहेंगे कि बंदोबस्त हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि बंदोबस्त, क्योंकि अगर बंदोबस्त हुआ ऋषिकेश का तो मैं आपको बता सकता हूँ उत्तराखंड बनने से पहले कई ऐसे अधिकारी ऋषिकेश में रहे हैं जो मतलब मैं क्या बोलूँ, उनको तलब भी किया जाएगा और उनसे किस प्रकार की रिकवरियाँ सरकार है वो कोर्ट करवाएगी, उन्हें तब पता लगेगा। इतना गोलमाल है, इसीलिए शायद बंदोबस्त को अवॉइड करवाया जाता है। ऋषिकेश को जनरली जब हम लोग देखते हैं तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी की एक झलक मिलती है इस आसपास के एरिया में। पूरी दुनिया का आदमी यहाँ पे है, पूरी दुनिया आपको ऋषिकेश में दिख जाती है। इज इट अ बून और अ कर्स? क्योंकि कई बार जैसे हम लोग अमूमन आपने किस्से कहानियों में देखा होगा कि कोई बहुत सुंदर स्त्री है तो वो सुंदरता उसके लिए वरदान है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अभिशाप
उस वजह से परेशान भी होते हैं। परेशान भी होते हैं। डू यू थिंक दैट, और हाउ डू यू सी इट? देखिए संजय भाई, ऋषिकेश एक कॉस्मो सिटी है। ये हमने जब 2 साल पहले बात करी थी तब भी हम कर रहे थे। उत्तराखंड का एक लौता कॉस्मो सिटी है, कॉस्मो कल्चर है यहाँ पे। और ये बात हम आज भी ऑफ द कैमरा, जब हम शुरू में बात कर रहे थे तो हम कर रहे थे कि ऋषिकेश जो है वो ग्रो कर रहा है। उसके हमारे को अपने शहर के नाम को इंटरनेशनल स्टेज तक नहीं लेके जाना, वो ऑलरेडी है। मतलब आप महर्षि योगी किस समय पे हमारे ऋषिकेश के नाम को इंटरनेशनल कर चुके थे, वो आज हम भी जब सोचेंगे तो वो 40 साल पुरानी बात, 50 साल पुरानी बात। ये कि उस इंटरनेशनल स्टेज तक ले जाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल और कल्चरल चीज़ों पे हमें काम करना है, उस पे राइट टाइम पे काम हो जाना चाहिए। मतलब वो डॉट कहाँ कनेक्ट, कैसे कनेक्ट किए जाए, कैसे कनेक्ट किए जाएं भाई। हम इंफ्रास्ट्रक्चरली तो हम आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नहीं है। नाम हमारा ग्लोबल है, योगा का ग्लोबल कैपिटल क्या, ऋषिकेश। लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ऋषिकेश क्या, 10 में से 2, 10 में से 3। तो ये कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं है। हम लोगों को इस पे काम करना है और सबको मिलके काम करना है। देखिए जो आदमी इस चीज़ को ऊपर ले जा सकता है, फंडिंग ला सकता है, उस तक आपके और मेरे विचार भी पहुंचने चाहिए। उन विचारों को उस व्यक्ति को बहुत पॉजिटिवली लेके कि हाँ मेरे पास इतने काम है करने को, इस बारे में मैंने नहीं सोचा, ये भी किया जा सकता है हमारे शहर के लिए, तो उस दिशा में भी काम होना चाहिए। आज ही सुबह अखबार में मैंने पढ़ा था कि हमारा जो एम्स वाला ट्रैक है, कोयल ग्रैंड से एम्स वाला ट्रैक, उसमें एक अच्छा कार्य हो रहा है, होने जा रहा है। नगर निगम ने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से डीपीआर तैयार करवा ली है और उसमें साइकिल ट्रैक फॉर द फर्स्ट टाइम ऋषिकेश में बन रहा है। एंड अब जब बन रहा है और मैं आपके साथ बैठा हूँ, हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं नगर निगम से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप जो भी कार्य करें, इस साइकिल प्लेटफॉर्म को, अगर आपको साइकिलिंग प्लेटफॉर्म को बनाना है, एक बार अपने किसी अधिकारी को चंडीगढ़ भेजें। चंडीगढ़ में जो शांति पथ है, शांति पथ ही है वो मेन जो कनेक्टिंग रोड है चंडीगढ़ की शहर, उस पर भेजें। वहाँ थ्रू आउट साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ है, उसे देखें। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, बहुत ही अच्छा साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ है। कुछ उस तरीके की चीज़ बनाए, जब आपने सोच लिया बनाना है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए। वो 5 साल के लिए नहीं, वो चीज़ 50 साल के लिए होनी चाहिए। तो मैं जब इसी ट्रांजिशन की जब मैं बात कर रहा था आपसे कि हम लोग एक सिटी के तौर पर डेवलप करने की बात करते हैं। अमूमन जब भी लोगों से बात होती है तो हम लोग सिटी की तरह ही डेवलप करने की बात करते हैं। हम लोग जब ग्लोबली अपने बारे में बात करते हैं तो हम लोग इस आइडेंटिटी को सीधा कैरी कर लेते हैं कि हम ऋषिकेश से हैं और उसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो वही जो ये लोकल से ग्लोबल होने का जो एक सफ़र है, ये स्मूथ हो पाए, इसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सी मेजर चीज़ें आप देखते हैं कि ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे जो की जा सकती हैं एज अ, अगर हम लोग विजनरी लीडर देखते हैं आपको या युवा नेता की तरह हम लोग आपको देखते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें समझते हैं कि ये इमीडिएट तौर पे किया जा सकता है, ये होना चाहिए? संजय भाई, साइमल्टेनियसली चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन की एक दिक्कत है, उसके लिए एक काम चल रहा है। साथ साथ मैंने बताया आपको कि हमारे जो लोकल, हमारे जो स्थानीय लोग हैं, उनको किस तरीके से उनकी मूवमेंट हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि उनका ट्रांसपोर्ट कम करके, वो अपने ट्रांसपोर्ट कम यूज़ करके हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, उस पे कार्य होना चाहिए। उसके साथ मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आपको चाहिए। ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से मेरे पास 5 लाख रुपए आए, मैंने एक टॉयलेट बनवा दिया हाई फाई सा, लेकिन मेरे पास कर्मचारी नहीं है वहाँ पे उसकी देख रेख के, मेंटेन करने के लिए। सो ये हर चीज़ जो है आपको जब प्लान करनी है तो आपको प्लान करनी है उसको लॉन्ग रन का सोचते हुए। आपको ये नहीं कि आपने, देखो पैसा तो खर्च करने की बात आएगी ना। आज आपको पैसे मिले 10 रुपये और मेरे को मिले 10 रुपये, और दोनों को बोला कौन जल्दी पैसा खर्च कर सकता है, तो हो सकता है आप कर दें या मैं कर दूं, दोनों में से कोई एक तो करेगा ही जल्दी खर्च। मज़ा तब है कि जब जिसने बोला था पैसा जल्दी कौन खर्च कर सका है, वो ये इवैल्यूएट करे कि किसने उस पैसे को तरीके से गेन कर स्पेंड किया है, हाँ तरीके से स्पेंड किया है, जिसका कुछ लाभ भी उस व्यक्ति को वापस मिलेगा। तो ये लाभ हमारे शहर को मिलना चाहिए, हमारे लोगों को मिलना चाहिए। और हमारे लोगों को जब हम बोले ना कि जयपुर जाके कि भाई ऋषिकेश से आए, तो बोले यार ऋषिकेश शहर है,
जैसे चंडीगढ़ के लिए बोला जाता है शहर है, तो चंडीगढ़ तो चलो प्री प्लान था, पूरा प्लानिंग से बना हुआ सिटी है, वैसा नहीं, लोग बोलें कि शहर है। इंदौर में गया नहीं हूँ, बट इंदौर की बहुत तारीफ सुनी है मैंने, साफ़ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए। पर मैं अभी लखनऊ होके आया हूँ, क्या गज़ब की सफाई है उस शहर में। राजधानी है वो, बहुत मुश्किल है उत्तर प्रदेश की राजधानी में ऐसी सफाई होना, पर गज़ब की सफाई है। तो वो सीखने वाली चीज़ है। कोई ऐसा वहाँ कोई अलादीन का चिराग नहीं है उनके पास कि वहाँ हो गई, और वहाँ का नागरिक हमारे नागरिक से कोई बहुत भिन्न नहीं है। सीखने वाली चीज़ है कि किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। सीखेंगे तो करेंगे, कुछ गलतियाँ होंगी उन पर इम्प्रोवाइज़ करेंगे, कभी ना कभी तो वो परफेक्शन की तरफ जाएगा ना, 2 साल नहीं 5 साल, लेकिन एक कार्य प्रणाली तो शुरू हो जाएगी। हम लोगों को ये तो समझ में आएगा कि काम किस तरीके से करना है और आगे लेके जाना है इसको। तो ये हर दिशा से ग्लोबल स्टेज तक ले जाने के लिए हर जगह स्वच्छता, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल, इन सब चीज़ों पे हमें साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। लगातार काम करने की ज़रूरत है, कुछ सुधार लाने के लिए, कुछ बेहतर बनाने के लिए। हम भी चाहते हैं शहर इस तरह से हो कि लोग सिर्फ ऋषिकेश का नाम सुन करके यहाँ की आबो हवा को महसूस कर पाएँ और आहें भर पाएँ कि वाह, ऋषिकेश क्या जगह है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचारों को सुन करके। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजय भाई, थैंक यू वेरी मच।